लॉकडाउन की वजह से लगभग 3 महीने आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई और अभी भी सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है कि कब से बच्चों की जो पढ़ाई है वो शुरू होगी। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ज्ञानेश्वर स्कूल की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। तो मैं 10th क्लास में सोशल साइंस पढ़ाऊँगा, ठीक है बच्चों। 10th क्लास में मैं सामाजिक विज्ञान, तो मैं सीधे टॉपिक की बात करता हूँ बच्चों। देखिए जो आज का हमारा प्रकरण रहेगा वो रहेगा केंद्र सरकार। बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है बच्चों और बहुत ही लंबा भी लेसन है। एक तरह से कहें तो हम केंद्र सरकार, देखिए बच्चों केंद्र सरकार को पढ़ने से पहले आपको सरकार को समझना पड़ेगा कि सरकार किसे कहते हैं, सरकार क्या है, सरकार का कार्य क्या है। तो देखिए बच्चों ये जो सरकार है ना ये राज्य को मूर्त रूप प्रदान करती है। देखिए जो ये राज्य होता है ये भावनात्मक शब्द है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है, ये अमूर्त है, लेकिन इसको मूर्त रूप प्रदान करती है कौन? सरकार। अर्थात सरकार वह संस्था होती है जो संविधान में वर्णित कानूनों या फिर नियमों के अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन करती है। उस संस्था को क्या कहेंगे? सरकार कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो सभी देशों में क्या होती है? केंद्र सरकार होती है जो वहां के संविधान में वर्णित नियमों और कानूनों के तहत क्या करती है भैया जी? शासन करती है। शासन व्यवस्था का संचालन करने वाली संस्था क्या कहलाती है? सरकार कहलाती है। तो इस सामान्य शब्दों में मैंने आपको सरकार के बारे में बताया, ठीक है बच्चों, कि सरकार वह संस्था होती है जो संविधान में वर्णित कानूनों व नियमों के अनुसार क्या करती है? शासन व्यवस्था का संचालन करती है, ठीक है बच्चों। तो हम कौन सरकार के बारे में पढ़ेंगे? हम केवल केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे। इसका उल्लेख है ना संविधान में भी किया गया है कि भारत में एक केंद्र सरकार होगी और उस केंद्र सरकार के 3 अंग होंगे। कितने अंग होंगे? 3। देखिए कोई भी सरकार होती है तो उसके अंग होते हैं। तो देखिए भारत में जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार, ठीक है बच्चों, इसके 3 अंग हैं। पहले अंग की बात करें तो विधायिका, इसे हम व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं, व्यवस्थापिका, इसे हम संसद भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरे अंग की बात करें तो वह है कार्यपालिका। तीसरे अंग की बात करें तो वो है न्यायपालिका, ठीक है बच्चों। अब संसद की बात करें तो संसद के 3 अंग होते हैं। जैसे हमने सरकार के अंग देखे कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसी तरह से संसद, व्यवस्थापिका या फिर विधायिका के भी 3 अंग बताए गए हैं। पहला अंग है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा, और तीसरा है लोकसभा। इन तीनों अंगों से मिलकर ही संसद का गठन होता है, व्यवस्थापिका या विधायिका का गठन होता है। कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका में कौन कौन होता है भैया जी? एक तो होता है इसमें राष्ट्रपति जो विधायिका का भी महत्वपूर्ण अंग है और कार्यपालिका में भी अपनी भूमिका निभाता है। कौन? राष्ट्रपति। फिर एक होता है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के परामर्श के लिए एक होती है मंत्रिपरिषद। और इसका एक मुखिया होता है, मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, वो होता है प्रधानमंत्री, ठीक है बच्चों। कार्यपालिका में कौन कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। इस तरह से हम न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका का जो उल्लेख है ना वो उच्चतम न्यायालय के रूप में न्यायालय,
ठीक है बच्चों, उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है बच्चों, तो सरकार में कौन कौन हो गया? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हम शुरुआत करेंगे कहां से? विधायिका से यानी कि संसद से। कि संसद की ये 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इनकी क्या भूमिका होती है। ठीक है बच्चों, हमने सरकार के कितने अंग देखे? 3, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी कि हम सरकार को इन 3 भागों में बांट सकते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब देखिए इनकी भूमिका की बात करें हम, तो इनकी भूमिका क्या होती है? संसद का सबसे मोटा काम क्या होता है? कानूनों का निर्माण करना। कानूनों का निर्माण। देखिए संसद क्या कार्य करती है? कानूनों का निर्माण करती है। अब संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कौन करती है? कार्यपालिका। इसका प्रमुख कार्य क्या हो गया? संसद या विधायिका या व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। इसका कार्य है प्रमुख कार्यपालिका का। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या हो गया? संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। और विधायिका का प्रमुख कार्य क्या हो गया? कानूनों का निर्माण करना देश के लिए। जिन कानूनों के द्वारा फिर शासन का संचालन करती है कौन? केंद्र सरकार। वो कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। ये पूरे भारत के लिए कानून बनाती है। पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक राज्य में इसके द्वारा बनाए गए कानून लागू होते हैं और उन कानूनों को लागू कौन करती है? कार्यपालिका। अगर हम बात करें कि ये जो संसद द्वारा जो बनाए गए कानून है और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए जो कानून है, अगर उसमें त्रुटि रह जाती है तो उसमें सुधार के लिए या उसकी जांच के लिए कौन होती है? न्यायपालिका। यानी कि क्या करती है? संसद द्वारा बनाए गए कानून व कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानूनों की समीक्षा, जांच, समीक्षा का कार्य कौन करती है? न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? यदि जो संसद द्वारा बनाए गए कानून है और जो कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानून है उनकी क्या करती है? समीक्षा करती है कि वो कहीं नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहे हैं, उनको प्रतिबंधित तो नहीं कर रहे हैं। तो फिर वो उनकी समीक्षा करते, फिर ऐसा जांच में पाया जाता है तो फिर उसको वहां तक मान्य कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। किसके द्वारा? न्यायपालिका के द्वारा। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? विधायिका के बारे में पढ़ेंगे कि विधायिका में कौन कौन से अंग हैं और वो किस तरह से कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, तो केंद्र सरकार का पहला अंग कौन सा हो गया? संसद। संसद को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में बात करें तो इसे विधायिका भी कहा जाता है, इसको व्यवस्थापिका भी कहा जाता है और इसको संसद भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 79 ये कहता है कि भारत में एक संसद होगी, ठीक है, और जिसके 3 अंग होंगे। कितने अंग होंगे? 3। संसद में कितने अंग होंगे? 3। पहला होगा इसमें राष्ट्रपति और दूसरा अंग होगा इसमें राज्यसभा, ठीक है, और तीसरा अंग होगा इसमें लोकसभा। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो राष्ट्रपति है ना उसका भारत संविधान में उल्लेख है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक
राष्ट्रपति होगा। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 52 में। और अनुच्छेद 80 में किसका उल्लेख है? यदि राज्यसभा का कि संसद का एक सदन होगा, कौन सा? राज्यसभा। किसमें बताया गया? 80 में। और लोकसभा का जो उल्लेख है ना, वो अनुच्छेद 81 में बताया गया है कि एक लोकसभा होगी जिसके प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम आज यहाँ पर केवल किसके बारे में पढ़ेंगे? लोकसभा के बारे में हम पढ़ेंगे। एक तरह से फिर धीरे धीरे जैसे लोकसभा को पढ़ने के उसके बाद हम राज्यसभा पढ़ेंगे, और राज्यसभा को पढ़ने के बाद में हमने क्या देखा था? अभी जो राष्ट्रपति है ना, इसका उल्लेख संसद में भी है और कार्यपालिका में भी है, यानी उसके बाद हम कार्यपालिका को शुरू करेंगे, जिसमें हम राष्ट्रपति से शुरुआत करेंगे कि राष्ट्रपति के क्या कार्य हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसकी योग्यताएं क्या क्या है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा कौन सा रहेगा? लोकसभा का। ठीक है बच्चों, संसद में भी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए लोकसभा देखिए लोकसभा का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 81 में। लोकसभा सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, अर्हताएं निर्धारित की गई है। देखिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए पहली जो योग्यता है वो है कि वह भारत का नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो। ठीक है, दूसरी योग्यता इसमें है 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है बच्चों, तीसरी इसकी योग्यता है संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। दिवालिया या पागल घोषित न हो। छोटी छोटी योग्यताएं हैं, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, संसद का सदस्य बनने की और भी योग्यताएं हैं वो रखता हो, और दिवालिया और पागल घोषित नहीं होना चाहिए न्यायालय के द्वारा। अगर उसे दिवालिया और पागल घोषित कर दिया जाता है तो वो लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ सकता। तो योग्यताएं हो गई हैं। पहली योग्यता क्या है? देखिए उसमें आ जाता है कि लोकसभा गठन समझाइए, तो आपको शुरुआत कैसे करनी है कि योग्यताएं कौन कौन सी बताई गई लोकसभा सदस्य बनने के लिए। तो पहली योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो। दूसरी 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। संसद का सदस्य बनने की जो अन्य योग्यताएं हैं वो भी रखता हो, दिवालिया या पागल घोषित ना हो। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी संरचना की बात करते हैं एक तरह से। तो देखिए जो लोकसभा है इसको कई नामों से जाना जाता है। इसको निम्न सदन भी कहा जाता है, ये नोट डाउन करना बच्चों ना, निम्न सदन इसको कहा जाता है। लोकसभा को कहा जाता है, तरह से इसके अन्य नाम है निम्न सदन, जनप्रतिनिधि सदन, ठीक है बच्चों, निम्न सदन, जनप्रतिनिधि सदन, अस्थायी सदन आदि। लोकसभा को कई नामों से जाना जाता है, निम्न सदन, जनप्रतिनिधि सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन इसको कहा जाता है बच्चों, लोकसभा को कहा जाता है। तो निम्न सदन, जनप्रतिनिधि सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, किसका अन्य नाम है? लोकसभा का। ठीक है, अब हम इसके आकार की बात करते हैं कि लोकसभा का आकार यानी कि सदस्य संख्या कितनी होगी। देखिए जब भारत में लोकसभा का सबसे पहली बार जब गठन किया गया था उस समय इसकी संख्या 500 रखी गई थी। ठीक है बच्चों, उसके बाद में 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या है 500
लोकसभा की शुरुआत में सदस्य संख्या कितनी थी? 500, उससे बीच में बढ़ाया गया कितना? 525 और वर्तमान में कितनी है? 552। अब 552 सदस्य कहां से चुने जाते हैं? राज्यों से कितने चुने जाते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से कितने चुने जाते हैं? और राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत होते हैं? इनके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।